एक्सपर्ट के तौर पर बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। सर, जो हालात अभी नेपाल में बने हुए हैं चिंता पैदा कर रहे हैं। एक तो इसलिए भी क्योंकि भारत से सटा हुआ नेपाल है, दूसरा ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं ये किसी भी देश के लिहाज से ठीक नहीं। तीसरा दिन है आज लगातार, लेकिन चीजें सुलझ नहीं रही हैं, संभल नहीं रही हैं। तो रचना जी, इसमें कोई शक नहीं है कि नेपाल में जिस तरह से गड़बड़ हो रही है उसकी वजह से भारत के लिए एक बहुत चिंता का सबब है। क्योंकि अगर वहाँ शांति प्रिय रहता है तो भारत एक शांति से रह सकता है। अब देखिए इसके लिए क्या क्या एक्शन लिए गए। एक तो भारत की दूतावास ने अलर्ट करने का मैसेज दे दिया। दूसरा, जहां तक मुझे जानकारी, जो हमारा एसएसबी है जो सीमा पर भी अलर्ट जारी कर दिया कि वहां से असामाजिक तत्व या इस तरह से काफी संख्या में रिफ्यूजी भी आ सकते हैं, उसको भी कंट्रोल करने की बातचीत चल रही है। तीसरी बात यह है कि वहां पे हमारे नागरिकों के साथ भी संबंध बनाया हुआ, उनको नंबर दे दिए गए। चौथी बात यह कि भारत और नेपाल के जो संबंध है वो बड़े अच्छे संबंध रहे हैं, और ना केवल राजनीतिक, ना केवल कल्चरल, धार्मिक, और लोगों के आपस में व्यापार, हर तरह के संबंध नेपाल के साथ रहे, जिसको कहते हैं कि रोटी बेटी का रिश्ता हमारा शुरू से नेपाल से रहा है। अब वहां पे इस तरह की गड़बड़ होती है तो अब जो हालात है, जैसे वे बता रही हैं कि क्या हो रहा है इस समय में। देखिए, इस समय में जहां तक मेरा जो जानकारी मिल रही है मुझे, वो ये है कि जो वहां के नेताओं जिन्होंने शुरू की थी ये प्रदर्शन, जिन्होंने ये, उनके हाथ से बात निकल चुकी है। अभी मैं जैसा मालूम पड़ रहा है कि वो अभी कह रहे हैं कि हम तो नहीं चाहते थे कि इतनी ज्यादा हिंसा हो। हम चाहते थे कि सरकार की भ्रष्टाचार के बारे में, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, सरकार के ऊपर प्रेशर बनाया जाए, सरकार के ऊपर जोर दिखाया जाए। लेकिन जो फायरिंग हुई उस प्रकार, उसके बाद से प्रदर्शन काफी हिंसक हो गया। और खास तौर से जिस प्रकार से पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी का को जला दिया गया, घर के अंदर ही सभी प्रधान मंत्रियों को पीटा गया, इस तरह का वो नहीं चाहते थे। जिस प्रकार से डिस्ट्रक्शन हो रही है, हिल्टन होटल, जितनी बिल्डिंग, पार्लियामेंट, मंत्रियों के घर सब जला दिए गए, ये सोच के जो जेनजी के कुछ जेन्युइन लोग हैं वो दुखी हैं। वो नहीं चाहते थे कि इस लेवल पर जाए, यानी कि बीच में कुछ असामाजिक हाँ, तत्व आ गए और ये मॉब मेंटेलिटी आ गई है, हाँ। जिसकी वजह से चीजें कंट्रोल से बाहर है। अब उनको समझ में नहीं आ रहा कि किसको बनाए, हम्म, किससे बात करें। अभी हम्म। सेना ने जो टेक ओवर किया है, उसका सेना के अध्यक्ष ने इन लीडर्स को बुलाया है, उनसे बातचीत की है। बातचीत उनकी होगी, राष्ट्रपति हैं, सेना प्रमुख हैं, फिर जेंजी प्रदर्शनकारी हैं, इनके बीच में बातचीत होगी, किसी सुलह तक मामला पहुंचे, बस ये उम्मीद लगा सकते हैं। लेकिन संजय सोई सर, एक बात गौर करने वाली है। आज जब नेपाल की इन तस्वीरों को देखकर लोग बांग्लादेश और श्रीलंका को याद कर रहे हैं, मैं याद करने की कोशिश कर रही हूँ। जो हालात आज नेपाल में है वैसे तो बांग्लादेश में भी नहीं देखे गए, वैसे तो श्रीलंका में भी नहीं थे। आगजनी, बवाल, हिंसा, ये सब कुछ हो रहा था, तोड़फोड़ हो रही थी, लेकिन यहाँ पर मंत्रियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है। पूर्व प्रधानमंत्रियों के घर में घुसकर उन्हें पीटा जा रहा है, यहाँ तक कि उनकी पत्नियों को पीटा जा रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी के घर में आग लगा दी, पत्नी की जलकर मौत तक हो गई। मतलब इतना ज्यादा मामला कहीं बढ़ा नहीं, मैंने सुना। बिल्कुल रचना जी, इसमें कोई शक नहीं है कि बांग्लादेश में भी हुआ था, हिंसा हुई थी, लेकिन इस तरह से सरकार के मंत्रियों के खिलाफ इतना नहीं हुआ था जो श्रीलंका में भी हुआ था। तो यहाँ पर एक अलग ही हिंसक रूप ले लिया है। हम्म, दो तीन कारण है। एक तो देखिए, लोगों के अंदर असंतोष बहुत था। हम्म, ये सोशल मीडिया तो एक ट्रिगर था पहले ही। गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन, नेताओं की भ्रष्टाचार, नेताओं के द्वारा ऐश करना, बाकी लोग गरीबी में रह रहे हैं, ये सब की वजह से लोगों के अंदर इसके ना भड़ास भरी हुई थी। हम्म, और ये सोशल मीडिया बैन होते ही सब लोग निकल के आए। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि इतना हिंसक हो जाएगा। हिंसा की बात बिल्कुल, उन्होंने प्रेशर डालने के लिए कहा था, हम्म, सरकार के ऊपर नीतियां बदली करने के लिए बातचीत थी, लेकिन इतना हिंसा का उनके आयोजकों ने भी नहीं सोचा था। क्योंकि स्थिति कंट्रोल से बाहर हो गई। क्या वो फायरिंग की वजह से हुई? हम्म, 19 लोग जो मारे गए हम्म। और काफी लोग घायल हुए, जिसकी वजह से और बवाल उठ गया, गुस्सा पहले से ही था। हाँ। तो क्या इस तरह की दमनकारी नीति की जा रही है, या फिर कुछ असामाजिक तत्व आ गए, या फिर इसके पीछे कोई और भी है हम्म, जिसने इसका फायदा उठाने के लिए, इस अराजकता का फायदा उठाने के लिए, अपना उल्लू सीधा करने के लिए उन लोग हम्म, बैठे हुए हैं।
तो कई पहलू अच्छा, निकल ये के आ रहे वाइस हैं वर्सा जिनके। भी हो सकता है क्योंकि यहाँ प्रदर्शनकारियों पर जो गोली चली जिनसे मौत हो गई, अभी तक 24 की मौत की खबर मिल रही है नेपाल से। यहाँ प्रदर्शनकारियों पर गोली चली तो फिर वो वापस से आक्रामक होकर मंत्रियों और पूर्व प्रधानमंत्रियों के घर में घुस गए, उन्हें मारपीट करने लगे और तब मामला इतना ज्यादा बढ़ा। एक तो ये सिनेरियो इसमें नजर आ रहा है। दूसरी तरफ कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं ये कुल मिलाकर युवाओं का प्रदर्शन था, लेकिन इसमें कुछ बाहरी ताकतें भी हैं, क्योंकि प्रदर्शन करना अलग बात है, संसद भवन को, पीएम आवास को, राष्ट्रपति भवन को फूंक देना अलग बात है। बिल्कुल रचना जी, जैसे मैं भी यही कहता कि एक जो फायरिंग की गुस्सा तो पहले था, फायरिंग से जब लोग मारे गए घायल हुए तो गुस्सा और बढ़ गया। उन्होंने फिर टारगेट कर दिया मंत्रियों को कि ये हत्यारे हैं, इनके हुक्म से ऐसे हो रहा है, दमनकारी नीति हो रही है, हमारी डिमांड जेन्युइन है। तो नेचुरली उन्होंने फिर हमले किए और काफी मंत्रियों को पीटा गया। ये बहुत अफसोस की बात है, पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी जिंदा जल गई घर में आग लगने से। तो ये सब बातें हुई है। दूसरी बात यह है कि जो आप कह रही है कि इसके पीछे और कोई ताकत भी है, क्योंकि जिस प्रकार से सोशल मीडिया पे अफवाहें चल रही थी रचना जी, जिस प्रकार से वहां माहौल बना हुआ था, हर 1.5-2 साल बाद सरकार बदली हो जा रही थी, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि इस बार इतने हिंसक तरीके से सरकार बदली होगी। तो ये असंतोष था, जिसका गुस्सा था, जिसकी वजह से निकल गया। क्या इसका फायदा कुछ और लोग उठा रहे हैं, क्योंकि कुछ हथियार भी देखे गए रचना जी वहां पे बीच में, AK-47 और बहुत हथियार भी नजर आए। क्या उन्होंने वो सुरक्षा कर्मियों से हथियार छीने थे, न उनके पास पहले से हथियार थे? ये सब बातें अभी इसकी जांच चल रही है, और सेना ने भी अपना, जिसको कहते हैं कि अब काम शुरू किया है। काफी लोगों की धरपकड़ भी रेड करके की जा रही है कि जिनके ऊपर शक है, क्यों इनके पीछे कंट्रोल कर रहे होंगे इन चीजों को। तो अभी लेकिन इस समय में कौन बनेगा प्रधानमंत्री, कौन होगा अगला चेहरा, ये एक बहुत बड़ा सवाल निकल के आ रहा है। एक वैसे एक मेयर है काठमांडू के, बलेंद्र शाह, उनका नाम उछल के आ रहा है, लेकिन क्या वो बनेंगे, क्या वो इस लायक है? वो एक रैपर है, सिंगर है, कहीं वो जेलेंस्की जैसे तो नहीं हो जाएगा, यूक्रेन के जैसा हाल नेपाल का तो नहीं है। कई चीजें हैं जिसके बारे में अभी लोग देख रहे। भारत ने इसके ऊपर पूरी निगाह रखी हुई, क्योंकि भारत सीधा ही इफेक्टेड होता है। भारत का सीमावर्ती देश है, भारत के साथ हर तरह के संबंध है। यदि वहाँ हालात खराब होते हैं तो निश्चित बात है कि भारत के आपने ऊपर चूंकि इसका असर। बालेन शाह का जिक्र किया, हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पोस्ट करके कहा है नेपाल के लोगों से कि शांति बनाए रखें और जो कुछ हो रहा है वो बड़ा दुखद है। आपने बालेन शाह का जिक्र किया, सोशल मीडिया पर अच्छी खासी फॉलोइंग है, मेयर के तौर पर अभी है, एक इम्पैक्ट रखते हैं खासतौर से जेंजी पर। अब ये जो हालात बन रहे हैं, इसमें बालेन शाह ने एक मैसेज दिया है जेंजीज के लिए। वो कह रहे हैं कि हालात कंट्रोल में रखें, और अब चूंकि केपी शर्मा ओली इस्तीफा दे चुके हैं तो अब ये जो भड़कना है उसे बंद कर दें, प्रदर्शन को शांत करने की कोशिश करें। क्या आपको लग रहा है कि बालेन शाह के इशारे पर ये पूरा नेपाल जल उठा, सुलग उठा, या इसके पीछे कुछ और हो सकता है? और अगर ऐसा है, बालेन शाह के कहने पर नेपाल सुलग उठा, तब तो बहुत ज्यादा